Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज हम सभी लोग एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिंदी को समझेंगे, जो एक वर्ल्ड फेमस पोएट ने लिखा है जिनका नाम है थॉमस कैर्यू। और ये पोएम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के करिकुलम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और लगभग सभी बच्चे इस पोएम की चर्चा भी बहुत करते हैं। तो आज उसी हम लोग वर्ल्ड फेमस पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी हिंदी समझने वाले हैं। तो पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत थॉमस कैर्यू सर का इंट्रो भी समझ लेते हैं कि ये कौन थे और कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस कैर्यू वॉज बॉर्न इन वेस्ट विकहेम इन 1598। थॉमस कैर्यू सर का जन्म जो है वह पश्चिमी विकहेम में हुआ था 1598 में। ही वॉज द सन ऑफ सर मैथ्यू कैर्यू, और वो सर मैथ्यू कैर्यू के श्रीमान मैथ्यू कैर्यू के पुत्र थे। थॉमस कैर्यू वॉज एजुकेटेड एट द कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड बिकम सेक्रेटरी टू सर डेडली कार्लेटन एट वेनिस। थॉमस कैर्यू सर का एजुकेशन जो है आगे के एजुकेशन कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज में हुआ था ऑक्सफोर्ड में, और उसके बाद वह एक सचिव के पद पर भी रहे थे सर डेडली कार्लेटन के लिए वेनिस में। कैर्यू इज़ नोन टुडे फॉर हिज लव पोएम द रैप्चर। कैर्यू को आज हम लोग उनकी एक प्रेम से भरी हुई कविता जो उन्होंने लिखी थी उसके बारे में जानते हैं, और उनकी वजह से वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम था द रैप्चर। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स ऑफ विच द ट्रू ब्यूटी इज़ वन। और उन्होंने बहुत से अनगिनत ग्रेसफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं और गीत लिखे, जिसमें से ट्रू ब्यूटी एक है। तो आज उसी ट्रू ब्यूटी का हम लोग हिंदी में वर्जन समझेंगे और हिंदी में उसका व्याख्या समझेंगे। लेकिन इस पोएम को शुरू करने से पहले अबाउट द पोएम थोड़ा समझ लेते हैं कि पोएम में किस थीम पर आधारित बात कही गई है और कौन से पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स। ट्रू ब्यूटी जो है एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध संगीत है। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कन्विंस द फिजिकल ब्यूटी। इस पोएम में कवि ने यानी थॉमस कैर्यू ने जो है बाहरी जो सुंदरता होती है उसको नकारा है, जो एक मानसिक सुंदरता होती है, जो एक व्यक्तिगत सुंदरता होती है या स्पिरिचुअल आत्मिक सुंदरता, उसको उन्होंने तारीफ की है और उसकी सराहना की है। He wants the lovers of physical attraction because they decay with the passage of the time. With that, the love also declines. थॉमस कैर्यू सर ने प्रेमियों को चेतावनी देते हुए और उनको समझाते हुए ये बात भी कही है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है वो समय के साथ समाप्त हो जाता है। विद दैट द लव्स ऑल्सो डिक्लाइंस, और उसके साथ प्रेम भी समाप्त हो जाता है। यानी बाहरी सुंदरता जो है जिस दिन समाप्त होगी उस दिन प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल एंड हेट्स द फिजिकल ब्यूटी। प्रेजेस का मतलब तारीफ करना होता है। वह मस्तिष्क की सुंदरता यानी कि मन की सुंदरता की तारीफ करते हैं, आत्मा की सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी है उसको वो नकारते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो यही बात पोएम में समझाने की कोशिश की है थॉमस कैर्यू ने। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को और देखते हैं कि पोएम में किस तरह से थॉमस कैर्यू सर ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। तो पोएम की शुरुआत करते हुए थॉमस कैर्यू सर ने लिखा है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप्स एडमायर। उन्होंने कहा है कि जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसे लाल होंठों की प्रशंसा करता है। रोजी चिक्स का मतलब होता है गुलाबी गाल, कोरल लिप्स का मतलब होता है, कोरल का मतलब वैसे मूंगा होता है और मूंगा एक प्रकार का पत्थर है और यह बहुत ही प्रीसियस स्टोन होता है। तो एडमायर से, तो होंठों की तुलना करते हुए उन्होंने कोरल से यानी मूंगा से करते हुए कहा है कि जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के केवल मुखड़े पर फिदा होता है या उसके चेहरे को देखकर ही प्रेम करता है, प्रशंसा करता है उसके चेहरे के नैन नक्श, होंठों की और उसके गालों की, तो वह प्रेम निश्चल नहीं है। वह प्रेम किसी समय भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि जब बाहरी सुंदरता समाप्त होगी तो उसके साथ प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। फिर आगे इसी कड़ी में कहते हैं कि और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर वह अपनी प्रेमिका के चमकदार आंखों में अपनी प्रेम को, अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। कहने का अर्थ यह है कि वह प्रेमिका की आंखों में देखकर अपने आप के प्रेम को मेंटेन करने का प्रयास करता है, केवल यह सोचकर कि जब तक ये सुंदर दिखाई दे रही तब तक मेरा प्रेम भी ऐसे ही बना रहेगा।
और अपने उस प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखता है तब तक जब तक उसकी सुंदरता मौजूद है। तो यह प्रयास करता है और उस प्रयास के दौर में उसके चेहरे की तारीफ़ करना, उसके गालों की तारीफ़ करना, उसके बाहरी आवरण की तारीफ़ करना एक सामान्य प्रेमी की पहचान है। जब कोई ये चीज़ करता है तो थॉमस कैर्यू ने इसी बात को इंडिकेट करते हुए कहा है कि जो कोई भी बाहरी आवरण देखकर प्रेम करता है वह वास्तव में प्रेम क्षणिक है। तब इस बात को उन्होंने कॉशनरी रूप में समझाते हुए कहा है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे ही समय के साथ यह चीज़ें समाप्त होती जाएंगी, समय बीतता जाएगा। डिके का मतलब है समय बीतना या समय का समाप्त होना। सो फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और फिर उसी तरीके से धीरे धीरे जो प्रेम की ज्वाला है वह भी समाप्त होती जाएगी धीरे धीरे। सामान्य तौर पर हम लोग अगर प्रैक्टिकल जीवन की बात करें तो यही होता है कि अक्सर करके लोग बाहरी आवरण से प्रेम करते हैं और मानसिक सुंदरता में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मानसिक सुंदरता की तारीफ़ करते हैं या मानसिक सुंदरता से प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के साथ साथ उसके चेहरे की सुंदरता कम होती जाती है, उसकी दैहिक सुंदरता कम होती जाती है, उसके लाल गाल, गुलाबी होंठ, इस टाइप की जो भी सुंदरता का वर्णन किया गया वह भी समय के साथ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो जब बाहरी सुंदरता समाप्त होती है तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तो थॉमस कैर्यू ने इसी पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन अब आगे कहते हैं कि बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर। लेकिन उन्होंने कहा है कि स्मूथ यानी एक जैसा रहने वाला, स्टीड फास्ट मतलब दृढ़ मस्तिष्क जो है हमेशा एक जैसा रहने वाला, और दृढ़ मस्तिष्क जो है जेंटल थॉट्स है, विनम्र जो हमारे विचार होते हैं, और काम डिज़ायर और शांत इच्छाएँ, यह सब अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, किसी के चित्त में मौजूद है तो वो चीज़ें कभी भी समय के साथ समाप्त नहीं होती हैं। फिर आगे उन्होंने यही बात कहते हुए कहा है कि हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से जुड़े हृदय को चिरस्थायी प्रेम प्रदान करता है और उसे प्रज्वलित रखता है। यानी जो मस्तिष्क मजबूत है, जिस मस्तिष्क में अच्छाई मौजूद है, शांत इच्छाएं मौजूद हैं, दृढ़ है और एक सा रहने वाला है, तो उसमें यह कंबाइंड यानी मिला हुआ रहता है। किंडल मतलब उत्पन्न करता है, किंडल मतलब उत्पन्न करता है, एंड नेवर डाइंग फायर्स कभी ना खत्म होने वाले प्रेम को। यदि किसी व्यक्ति का इस प्रकार का मस्तिष्क है तो वो बाहरी आवरण से कहीं सुंदर है। और कहने का उनका प्रयत्न है इस बात का कि अगर बाहरी आवरण से अधिक सुंदर मन होगा तो प्रेम की जो ज्वाला है वह सदैव प्रज्वलित रहेगी। जो व्यक्ति बाहरी आवरण से प्रेम नहीं करता है, जो व्यक्ति मन के भावों से, अच्छे विचारों से प्रेम करता है, उसका प्रेम सदैव उसी तरह से बना रहता है और कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये पोएट कहते हैं कि वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज लवली चिक्स और लिप्स और आईज। आगे उन्होंने कहा है कि जहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होता है, दीज आर नॉट कहने का इनका अर्थ यह है कि ऊपर जो लास्ट की 4 लाइनों में दिया था वो चीज़ें, तो उन्होंने कहा है कि अगर जहाँ ऐसा नहीं है यानी कि मन की सुंदरता नहीं है या दृढ़ मस्तिष्क नहीं है या अच्छे विचार नहीं है तो आई डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब यहाँ पे नकारना, किसी चीज़ से नफरत करना या मना करना। तो ये कहते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आईज, चाहे वह गुलाबी अच्छे सुंदर गाल ही क्यों ना हो, लिप्स ही क्यों ना हो या आंखें क्यों ना हो, तो मैं इन सब से उस जगह प्रेम नहीं करता हूँ। तो थॉमस कैर्यू सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली हम सबको ये बात समझाने की कोशिश की है इस पोएम के माध्यम से कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है, अच्छी सुंदरता या सच्ची सुंदरता आखिरकार हम किसे कहते हैं। थॉमस कैर्यू ने इस पोएम के माध्यम से शारीरिक सुंदरता के तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता के महत्व को बताया है। तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जैसे ही शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ेगा तो बाहरी आकर्षण समाप्त हो जाएगा, और बाहरी आकर्षण समाप्त होते ही जो बाहरी आकर्षण से जुड़ा हुआ प्रेम है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने आध्यात्मिक सुंदरता के महत्व को समझाते हुए कहा है कि यदि मस्तिष्क जो सुंदर विचार वाला होगा, शांत इच्छाएं होंगी, समान प्रेम से जुड़े हृदय अगर होंगे तो वह प्रेम निरंतर चलता रहेगा और उनकी प्रेम की ज्वाला जो है हमेशा प्रज्वलित रहेगी। तो आई होप कि ये पोएम बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सेंट्रल आइडिया और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ही आता है, तो इसलिए इस पोएम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसको आप 1 से 2 बार रिवाइंड करके ज़रूर समझ लें, इसकी हिंदी को समझ लें, तभी आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ई-लेक्चर सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।